हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीईयू हेल्पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी फॉर इंजीनियर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू ईयर 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर थर्ड सेम ऑफ मैकेनिकल और सिविल ब्रांच। इस क्वेश्चन का कोड है 100301। ये टोटल 70 मार्क्स के हैं, जिसके लिए आपको दिए जाते हैं 3 आवर्स। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें सॉल्व करना है आपको 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें सॉल्व करना है आपको 7 क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम लोग ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहा जाता है। तो इसका थर्ड नंबर आंसर होगा लाइसोसोम। लिक्विड और गैस में पार्टिकल के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है कैसे? आंसर होगा इसका ब्राउनियन मोशन। The exchange of segments of non-sister chromatids between chromosome of a homologous pair termed as आंसर होगा क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट डी नंबर, enzyme inhibition caused by a substance resembling substrate molecule is answer is allosteric inhibition। Next, which amino acid maintain the balance of central nervous system? आंसर है ग्लूटामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में कहाँ पे लोकेटेड होता है? आंसर है ग्राना थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वन एस्पेक्ट विच इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज इट्स बीइंग। आंसर है एम्बिगस। Next, bacteriological media that are composed of ingredient whose exact chemical composition are known are called defined. Next, new cells generate from pre-existing cell. Next है डीएनए में वायरस हमेशा कैसे रहते हैं? इसका आंसर होगा वो लीनियर भी होते हैं और सर्कुलर भी रहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में सारे आंसर शॉर्ट में लिखने हैं। फर्स्ट है व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजी फॉर एन इंजीनियर्स। ये क्वेश्चन सभी इंजीनियर्स के मन में आते हैं कि इंजीनियरिंग में बायोलॉजी सब्जेक्ट क्यों पढ़ना होता है। तो इंजीनियरिंग के लिए बायोलॉजी एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल को जानना बहुत जरूरी है। आज के डेट में बायोलॉजी एक उभरता हुआ फील्ड है, जिसमें बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करते हुए इंजीनियर्स बहुत सारे इक्विपमेंट बना सकते हैं, नए नए इन्वेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाई? वायरसेस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ट्रेडिशनल सिस्टम से नहीं जुड़े हुए होते हैं। इसके कुछ कारण दिए गए हैं। पहला कारण है लैक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। वायरसेस आर एसेलुलर एंटिटीज मीनिंग दे डू नॉट पोजेस सेल्स। दे consist of genetic material DNA RNA surrounded by protein cord called a capsid. Second है lack of independent metabolism. Viruses are obligate intracellular parasites meaning they cannot reproduce or carry out metabolism processes independently. They rely on host cell to replicate and utilize the host cells machinery for their own reproductions. In third, diversity and complexity. Viruses exhibit a vast array of structures, genetic material, and replication strategies. They infect organisms across all domains of life, including bacteria, archaea, plants, animal, and even other viruses.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल्स। तो प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल का डिफरेंस बताना है। प्रोकार्योटिक सेल इज ऑलवेज यूनिसेलुलर बट यूकार्योटिक सेल आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। प्रोकार्योटिक सेल के डायमीटर का रेंज होता है 0.2 टू 2.0 माइक्रोमीटर्स, लेकिन यूकार्योटिक सेल के डायमीटर का रेंज होता है 10 टू 100 माइक्रोमीटर्स। प्रोकार्योटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और वेरी कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। यूकार्योटिक सेल में बहुत कम सेल वॉल पाए जाते हैं, अगर सेल वॉल पाए भी जाते हैं तो वो बहुत सिंपल होते हैं, केमिकल नेचर के। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एंड इंस्टेड न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट, लेकिन यूकार्योटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में डीएनए अरेंज होता है सर्कुलर शेप में, लेकिन यूकार्योटिक सेल में डीएनए अरेंज होता है लीनियर शेप में। प्रोकार्योटिक सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है लेकिन सेल ऑर्गेनल्स की कमी होती है, लेकिन यूकार्योटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकार्योटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं छोटे साइज में एंड स्फेरिकल इन शेप में, लेकिन यूकार्योटिक में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बहुत लार्ज और लीनियर शेप में। प्रोकार्योटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स और सेंट्रोमर्स सभी एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकार्योटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और सेंट्रोमर्स सभी प्रेजेंट होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में प्रोकार्योट्स में प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, लेकिन यूकार्योटिक सेल में यूकार्योट्स में प्लाज्मिड्स बहुत कम पाए जाते हैं। इन प्रोकार्योटिक सेल सेल डिवीजन occurs through binary fission, but in eukaryotic cell division occurs through mitosis। प्रोकार्योटिक सेल में फ्लैगेला बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन यूकार्योटिक सेल में फ्लैगेला बहुत लार्ज होते हैं साइज में। प्रोकार्योटिक सेल का अगर एग्जांपल देखें तो होगा बैक्टीरिया एंड आर्की। यूकार्योटिक सेल का एग्जांपल होगा प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखेंगे, राइट सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थ्योरी। इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस भी बताना है एंड ऑब्जेक्शन भी बताना है सेल थ्योरी का। तो फर्स्ट हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। सेल थ्योरी बायोलॉजी के फील्ड में एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। इट एस्टेब्लिशेस द सेल एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फॉर्म्स द बेसिक्स for understanding the organization, structure and functions of all living organisms. Second, unifying concepts. The cell theory unifies the study of living organisms by emphasizing that all organisms from simple unicellular organisms to complex multicellular organisms are composed of cells. Third, explain the diversity of life. It highlights that the differences in complexity and specialization of organisms arise from variation in the number, size, shape, and function of cell. At last, advances in medical research. Cell theory has played a crucial role in medical research and the development of treatments for diseases. And next है objection to the cell theory. नेक्स्ट है 4 नंबर, राइट 7 कैरेक्टर्स इन पिजम एंड सटिवम एक्सप्लेन बाय मेंडल। तो मेंडल कुछ सेवरल की कैरेक्टर दिए थे पिजम एंड सटिवम में जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। तो हम लोग सारे 7 कैरेक्टर को देखेंगे जो मेंडल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट आता है फ्लावर कलर। मेंडल ने ऑब्जर्व किया पी प्लांट्स के फ्लावर या पर्पल कलर के होते हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं या वाइट कलर के होते हैं जो रिसेसिव कैरेक्टर शो करते हैं। उन्होंने पाया कि अगर हम लोग पर्पल कलर के फ्लावर को अगर वाइट कलर के फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे तो हम लोग को ऑफ स्क्रीन हमेशा पर्पल कलर का फ्लावर ही मिलेगा। सेकेंड है फ्लावर पोजीशन। पी
पीजम और सटिवम में फ्लावर का पोजीशन या तो एक्सेल में होता है या फिर टर्मिनल में होता है। थर्ड है सीड कलर। पी का सीड जो होता है वो दो कलर में आते हैं, एक होता है येलो जो डोमिनेंट कैरेक्टर के रहते हैं और दूसरा होता है ग्रीन जो रिसेसिव कैरेक्टर के होते हैं। मेंडल ने पाया कि जब येलो सीड प्लांट को ग्रीन सीड प्लांट्स के साथ क्रॉस करेंगे तो उसका F1 जनरेशन सिर्फ येलो सीड ही होगा। थर्ड है सीड शेप। पी का सीड्स जो होते हैं या तो राउंड होते हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं या रिंकल्ड होते हैं जो रिसेसिव कैरेक्टर शो करते हैं, और इन दोनों का अगर क्रॉस कराया जाए तो रिजल्ट हमेशा राउंड सीड ही आएगा। नेक्स्ट है पोड कलर। पी पोड्स का कलर भी दो होते हैं, या तो वो ग्रीन होते हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं या येलो होते हैं जो रिसेसिव कैरेक्टर शो करते हैं। दोनों को क्रॉसिंग कराएंगे तो उसका ऑफ स्प्रिंग हमेशा ग्रीन पोड्स ही आएगा। नेक्स्ट है पोड शेप। पी पोड्स का शेप या इन्फ्लेटेड होता है जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है या कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है जो रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है। मेंडल ने इसे क्रॉस करने पर पाया कि F1 जनरेशन जो होता है उसका वो इन्फ्लेटेड पोड्स ही हमेशा होता है। नेक्स्ट है स्टेम लेंथ। पीजम एंड स्टीवम में स्टेम का लेंथ या तो लॉन्ग होता है या शॉर्ट होता है। जो लॉन्ग होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर का होता है, जो शॉर्ट होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है। तो मेंडल ने इन दोनों का भी क्रॉस कराया तो इसका रिजल्ट F1 जनरेशन में आया, वो सिर्फ लॉन्ग स्टेम्स ही होंगे। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट द सिंगल जीन डिसऑर्डर इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में सिंगल जीन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन किए गए हैं, ये आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो इसमें कुछ आंसर मैंने लिखा है वो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी इसे लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन डिटेल्स। मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर्स को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है, आप इसको पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी चीज के एक्सप्लेनेशन के लिए उसका पिक्चर जरूरी होता है, इसलिए आप लोग पिक्चर जरूर बनाए जिससे आपका एक भी मार्क्स ना कटे, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला न्यूक्लिक एसिड के टाइप को एक्सप्लेन करना है एंड न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शन को। तो न्यूक्लिक एसिड के दो मेन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सेकंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग दोनों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे डीएनए का। डीएनए इज double standard nucleic acid that contains the genetic information of an organism. It is composed of nucleotides which are linked together to form a double helix structure. DNA is located primarily in the nucleus of eukaryotic cell and carries the instruction necessary for the development, functioning and reproduction of living organisms. The main function of DNA is to store and transmit genetic information from one generation to the next. DNA provides the blueprint of the synthesis of protein through a process called protein synthesis. At last देखते हैं function of nucleotides. Nucleotides are the building block of DNA and RNA. They contain genetic information. Next, nucleotides act as coenzymes which are required to catalyze many biochemical reactions by enzymes. Next, energy is stored in our body as ATP. When there is a need for the energy, they get converted to ADP or AMP. ATP also act as a coenzymes.
NADP has an essential role to play in many redox reactions. They act as an electron carrier. CAMP help the transporting chemical signals and metabolic regulations. नेक्स्ट 6 नंबर में प्रोटीन के फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। मैंने इसे पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है, आप इसे पॉइंट वाइज भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी नंबर में, डिस्कस अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन हम लोग सेवरल क्राइटेरिया से कर सकते हैं। यहाँ हम लोग उसके रिएक्शन के टाइप और क्लास ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग एंजाइम का बेसिक क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट में होगा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सेकेंड एनर्जी कैरियर, थर्ड एंजाइम कोफैक्टर्स, नेक्स्ट सेल सिग्नलिंग, नेक्स्ट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, sixth coenzyme in biosynthesis, at last structural components. नेक्स्ट 7 नंबर में डिफरेंशिएट करना है स्पेसीज और स्ट्रेन का। तो फर्स्ट में हम लोग डिफिनेशन देखेंगे दोनों का। स्पेसीज के लिए होगा, स्पेसीज इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच एनी टू इंडिविजुअल ऑफ एप्रोप्रिएट सेक्सेस कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। And in strains, strain is divided as a subtype or a genetic variant of biological species. Next, correspondence. Basic taxonomic unit of classification in strains, a subtype of species. अब देखेंगे प्रिंसिपल टेक्सोनोमिक रैंक। स्पेसीज एक प्रिंसिपल टेक्सोनोमिक रैंक है एंड स्ट्रेन एक प्रिंसिपल टेक्सोनोमिक रैंक नहीं है। And genetic makeup for species contain genetically similar organisms that can produce fertile offspring. For strain, an isolate of a given species that have a specific genetic variation. Identification done by species is genetic, biochemical, and phenotype tests. Example of species is influenza A, influenza B, and examples of strains: influenza A Hini, influenza A H3N2, influenza B Victoria, influenza B Yamagata. Then next question is, what are the basic properties of a model organism? An answer is, the three main characteristics of model organism are that they are easy to work with, they are genetically similar to human, and they are representative of a large population. Model organisms are easy to work with because they are genetically simple. This means that scientists can easily change their genes and observe the effect of these changes. Model organisms are genetically similar to human because they share a common ancestor. This means that scientists can use them to study human biology and diseases. Model organisms are representative of large population because they are similar to other organisms in their groups. This means that scientists can use them to study the biology of an entire species. And now 8 number, differentiate between glycolysis and Krebs cycle. Then definition of glycolysis is, it is the first step of respiration yielding two molecules of pyruvic acid after the partial breakdown of glucose molecule in a set of enzymatic process. And definition of Krebs cycle is, Krebs cycle is the second step of aerobic respiration in which pyruvate is oxidized completely into inorganic substances forming carbon dioxide. And for glycolysis occur in all the living organisms, occur inside the cytoplasm, oxygen not required for glycolysis, no carbon dioxide evolved. But in Krebs cycle occur in aerobase, occur inside the mitochondria, oxygen is required for Krebs cycle, carbon dioxide evolved. And for glycolysis, 4 ATP molecules are produced in the glycolysis
for each glucose molecule. And for Krebs cycle, one ATP or GTP molecule is produced by substrate level in each turn of Krebs cycles. And for glycolysis, consume two molecules of ATP for initial phosphorylation of substance molecule. And for Krebs cycle, does not consume ATP. Now for glycolysis, net gain of two molecules of ATP and two molecules of NADH gained for every molecule of glucose broken down. For Krebs cycle, each turn of Krebs cycle yields 3 molecules of NADH and 2 molecules of FADH2. Glycolysis occurs as a linear sequence and Krebs cycle occurs as a cyclic sequence. B number, explain the law of thermodynamics, especially with relation to biological system. Then the answer is the law of thermodynamics provides the fundamental principle governing the behavior of energy in physical system, including biological system. Understanding this law is essential for studying energy flow, metabolism, and other processes in living organisms. Now see the first law of thermodynamics, which is also known as law of energy conservation. The first law states that energy cannot be created or destroyed. It can only be transferred or transformed from one form to another. In biological system, this law implies that the total energy within a system remains constant. Organisms obtain energy from their environment and convert it into various forms, including chemical energy in form of ATP, kinetic energy for movement, and thermal energy for maintaining body temperature. Now we see the second law of thermodynamics, which is also known as law of entropy. In biological system, this law has several implications. First, energy transformation are never 100% efficient. Some energy is always lost as heat during the energy conservation. This concept is also known as entropy production or entropy generation. Second, biological systems require a constant input of energy to maintain their highly organized and complex structure and to counteract the increase in entropy. And last, biological systems tend to increase the overall entropy of their surroundings while maintaining internal order. For example, the breakdown of complex molecules during the cellular respiration releases energy and increases entropy in the surrounding while providing the necessary energy for cellular process. At last 9 नंबर, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें सॉल्व करना है ओनली 4. तो फर्स्ट है ब्राउनियन मोशन. किसी भी फ्लूइड्स में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के इरेटिक मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है. रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन किया था पॉलन ग्रेन के साथ 19th सेंचुरी में. ये मोशन फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल के कॉलिजन के कारण होते हैं कुछ इस प्रकार से. नेक्स्ट सेकेंड है फोटोसिंथेसिस. ये टॉपिक आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा होगा. देखते हैं. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर. During photosynthesis, plants take in carbon dioxide and water from the air and soil. Within the plant cell, the water is oxidized, meaning it loses electrons, while the carbon dioxide is reduced, meaning it gains electrons. This transforms the water into oxygen and carbon dioxide into glucose. The plants then release the oxygen back into the air and stores energy within the glucose molecules. Next है टेस्ट क्रॉस. एक टेस्ट क्रॉस is a genetic cross or breeding experiment performed to determine the genotype of an individual with a dominant phenotype. It involves crossing the individual with a non-homozygous recessive individual for the same trait. The purpose of a test cross is to reveal the genetic composition of the individual under study of observing the phenotypic ratio of the offspring.
In a test cross, the individual with the dominant phenotype is crossed with another individual that is homozygous recessive for the trait or interest. This recessive individual serves as a tester or known reference for a recessive allele. The resulting offspring from the test cross reveal the possible combination of alleles that the individual under study can possess. This is a figure of the test cross. And next, unicellular organism. A unicellular organism, also known as single-cell organism, is a living organism that consists of only one cell. Unlike multicellular organisms, which are composed of multiple cells organized into specialized tissue and organs, unicellular organisms exist as individual cells capable of carrying out all the necessary functions of life within a single cell. Unicellular organisms can be found in all three domains of life: archaea, bacteria, and eukarya. They are highly diverse and can exhibit a wide range of shape, size, and function. Some examples of unicellular organisms include bacteria, archaea, protozoa, certain type of algae, and yeast. And next, RNA, ribonucleic acid. RNA is a nucleic acid present in all living cells that has structural similarities to DNA. Unlike DNA, however, RNA is most often single-stranded. An RNA molecule has a backbone made of alternating phosphate groups and sugar ribose rather than deoxyribose found in DNA. Attached to each sugar is one of four bases: adenine, uracil, cytosine, and guanine. Different type of RNA exist in cells. Messenger RNA is also known as mRNA. Ribosomal RNA is also known as rRNA, and transfer RNA. It is also known as tRNA. Last, meiosis. Meiosis is defined as a type of cell division that explains the division of germ cells, which include two nucleus fission. The two fission of the nucleus, namely meiosis I and meiosis II, give rise to four sex cells called gametes. Each sex cell comprises half the number of chromosomes of the parent cell. This type of cell division occurs as part of reproduction. One cell separates into four daughter cells, which are haploid cells. The nucleus divides into four nuclei or daughter cells. Each produced cell contains a distinct mixture of chromosomes and half the genetic information of the parent cell. Meiosis contributes to two significant aspects of the sexual life cycle in eukaryotes. The first is the transformation from diploid to haploid state, and the second is a line of new combination of alleles. एंड थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बीईयू के इंड सेम के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रहते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मैं सारे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन अपने चैनल पे लाने वाला हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।